तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट लिखा था सोनम सर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए कि जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, उसको सपोर्ट करते हुए। क्या लिखा था आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये, मैं वही बोलना चाहता हूँ, देखो किसी पॉलिटिकल एजेंडा कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या-क्या वहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्या-क्या बोला जा रहा है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। वो मुद्दा ना सोनम सर का है, ना मेरा था। मेरी बात यही थी कि यार एजुकेशन सिस्टम में जो फेलियर हुआ है उसको कम से कम एड्रेस तो किया जाए। कितने साल से एग्ज़ाम लीक होते जा रहे हैं, उस पे बात तो की जाए। भविष्य क्या ऐसा ही होने वाला है, उस पे बात तो की जाए कम से कम। उस मुद्दे के रिगार्डिंग डाला गया था। और आप देख सकते हैं पूरे इंस्टाग्राम पर मेरे जो कमेंट सेक्शन भर गए नफ़रती कमेंट से, मेरे मज़हब के नाम पर, सोनम सर के नाम पर कि भैया ये ऐसा है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, इसके नाम पे कोई मूवी नहीं बनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब भर दिया गया है। आओ-ताओ, मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे भी ऐसे लोग फॉलो करते थे जो समझ नहीं पा रहे उसमें क्या लिखा है। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ भैया, मैं तो बस उनकी उस मुद्दे की बात को कहने के लिए बोला था कि यार देखो, हंगर स्ट्राइक चल रहा है, एक इंसान की जान है और कुछ बात कहने चाह रहे हो और एजुकेशन के ऊपर अगर बात हो रही है तो उस पे मुद्दे पे बात की जाए। अब वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन सा पार्टी है, मुझे क्या लेन-देन? मुझे कोई लेन-देन नहीं है। मुझे बस बात है, देखो भविष्य हमारा है, हमारा देश है और इस पे सोचना तो चाहिए यार। और जिनको भी जो मेरे इस बात से डिसएग्री करते हैं, आप प्लीज़ मुझे अनफ़ॉलो कर सकते हैं। लिटरल टर्म्स में उस 1.5 केबी के कमेंट में जो आप लिखते हैं कि तू अनपढ़ है, जाहिल है, उससे अच्छा है आप अनफ़ॉलो कर दो यार। मुझे कोई लेन-देन नहीं है। मैंने ये कंटेंट जब बनाया था, ये चीज़ें जब बनी थी, ये मेरे 15 साल की मेहनत से बनी थी और इसके अंदर मुझे सूफियान को सूफ़ी ट्रैम्प उन लोगों ने बनाया जो मुझे प्यार करते हैं। वरना कमेंट सेक्शन में तो ऐसी-ऐसी बातें हो गई हैं कि इसको मकसद याद आ गया, ये इसके कौम में ही ये सना हुआ है। बात ये ना, दिक्कत सारी बात ये हो रही होती है कि सबको लगता है कि अब्दुल जो होते हैं वो तो पंचर वाले होते हैं और ये तो अब्दुल कलाम निकला। इस बात को डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाती है लोगों को कि एक इंसान जो है वो सेक्युलर हो सकता है, हर मज़हब की बातें जान सकता है, साइंस के ऊपर बात कर सकता है, थोड़ी लॉजिकल मूवीज़ बनाने के ऊपर बात कर सकता है, जो कि मैं करने वाला हूँ। अगर सब साथ रहा तो, सही रहा तो। वैसे इतना कुछ मुझे है भी नहीं, अब तो खैर बाय द वे। और फिर लोग लिखने लगे कि पैसे क्रेडिट हो गए। मेरे भाई, मैं वो क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार में से नहीं हूँ जो कि गुटखा और ये बैटिंग ऐप प्रमोट करते हैं, ठीक है, जो भविष्य को ख़राब करते हैं। मुझे उनमें से मत समझो, मैं उनमें से हूँ भी नहीं। इतनी कोई पैसे आए नहीं है कि ज़मीर खेल दी जाए मेरी, कभी नहीं बिकेगा वो। और आपको पता नहीं है कितने आ जाते हैं मुझे, कितने बोले जाते हैं और कितने को मैं मना कर देता हूँ। एक बात चली थी यार कि चीज़ें हमें बनानी है, एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, वरना सब कर रहे हैं वल्गर बातें, गाली-गलौच और ये सब में, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। खैर, वीडियो शुरू करने से पहले इतनी बड़ी भाषण दे दिया मैंने, तो जिनको मेरे इस बात से वो है और जिनको मुझे गालियाँ देना है, तो लिखते रहें गालियाँ, ठीक है। मेरे को इतना कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। मेरे को बस उनसे फ़र्क पड़ना, उनसे बात करने से, जो मुझे मानते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो उस कंटेंट से प्यार करते हैं, जो साइंस से प्यार करते हैं, जो इंसानों से प्यार करते हैं, जो मज़हब के बीच में हो रहे इस दरार से नफ़रत करते हैं कि मज़हब के नाम पर आप सबको बाँट ही रहे हो क्या, ठीक है? तो मत करो। और मैंने जो उसमें भी लिखा था वही बात है। आधे लोग तो डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि यार बताओ, मुस्लिम होकर कृष्ण जी की बात कर रहा है। तो बात यही है, थोड़ा डाइजेस्ट में टाइम लगेगा, ठीक है? बोले हो अपना टाइम। वरना मेरी अम्मी ने मुझे यही सिखाया। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर वाले ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी थी, ठीक है? और कृष्ण जी ने कहा था कि अपना कर्म करो, मैं कर्म कर रहा हूँ। और जिनको अरेबिक आती है उन सब के लिए बोलना चाहूँगा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलॉसफी की, और आजकल बातें चल रही है यार बिग बैंग की। और हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि 1 सेकंड के अंदर अंदर ब्रह्मांड में क्या क्या हो गया था, क्या क्या होना जरूरी था। अब हम जाएंगे 1 सेकंड से लेकर 1 घंटे के बीच में बिग बैंग के बाद क्या हुआ था, कौन सी थ्योरी सजेस्ट करती है कि बिग बैंग होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिग बैंग हुआ ही था कि नहीं हुआ था, किसी के दादा इतनी जिंदगी नहीं जी सके कि वो बता सके कि क्या, कौन सी कहानी क्या थी, मगर ये प्रूफ मिलते हैं कि शायद बिग बैंग हुआ था। उसके ऊपर बात करेंगे और क्या क्या होना जरूरी था और कैसे पहला सितारा कब जला था और कब जलने के बाद हुआ था। शायद इसके लिए एक और वीडियो बनानी पड़ जाए, आई डोंट नो। मगर आज जो बात होने वाली है 1 घंटे के अंदर अंदर होने वाली है। और आपको एक न्यूज़ देना चाह रहा हूं, आज मैं थोड़ा थक गया हूं, दिन भर से फोटोशूट चल रहा था। शो जो है इल्यूजन, उसका नाम बदल के अब हो जाएगा
फिल्मी माँ, मेरी माँ की कहानी के ऊपर जिंदगी थी, वो थोड़ा उसमें बहुत कुछ डाल रखा है मैंने। तो अब जब अनाउंसमेंट होगी तो आपको एक नया पोस्टर दिखेगा, नया वर्जन दिखेगा और नई कहानियां दिखेंगी, तो जरूर देखने आइएगा। और साथ साथ वीडियो शुरू करने से पहले, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन मैंने एक स्टोरी डाली थी वांगचुक सर के ऊपर, सोनम सर के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ जब तक ये वीडियो रिलीज हो तब तक ये सारे समाधान हो जाए, लोग सुन ले जो उनकी मांग है, जो भी चीज़ें हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कोई पॉलिटिकल बातें नहीं है, बस ये है कि एजुकेशन के ऊपर बातें हैं। जो भी चीज़ जिससे भी बिलोंग करता है, मेरा उससे कोई नाता नहीं है, मैं बस ये नाता है कि एक इंसान साइंटिस्ट है, उसने देश को बहुत दिया है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साइंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खैर ये सब बातें हो गई हैं। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। आज बातें होने वाली हैं ज्यादातर स्पेस की। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ओल्बर्स पैराडॉक्स से हम पहुंचे एडविन हमेशा हबल, एडविन हबल तक, और कैसे हमें एक्चुअली ज्यादा सपोर्ट मिला एक कि शायद एक पास में एक बिग बैंग हुआ होगा जिससे यूनिवर्स शुरू हुआ होगा, क्योंकि हबल ने ये देखा कि हमसे कुछ कुछ सितारे, कुछ कुछ गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। तो हो सकता है कि अगर ये आज दूर जा रही हैं तो ये एक जमाने में बहुत पास रहेंगी, और एक जमाने में अब्दुल होगा। यस, और अब्दुल क्या करेगा? ये बहुत ज्यादा डार्क होने लगा है ना, सॉरी, बहुत ज्यादा। यस यस, डार्क एनर्जी पर भी बात करेंगे, आज नहीं मगर करेंगे। तो यार देखो, सबसे पहला सवाल ये है, मैंने ये पिछले वीडियो में भी कहा था और सुबह कहता नहीं बाद में ये बाद में। तो अब आगे मेरे ख्याल से अब सही समय है वो सवाल पूछने का कि हम अभी बात कर रहे थे बिग बैंग की, है ना। हमने जब एडविन हबल ने अपनी ऑब्जर्वेशंस देखी, उन्होंने कहा कि यार देखो, अगर ऐसा हुआ, ऐसा मैं देख रहा हूँ, तो हो सकता है अगर सब कुछ बहुत पास था, तो अगर ये सब एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है तो यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। इतना लंबा सफर रहा है ये, है ना, क्योंकि अभी भी यूनिवर्स एक्सपैंड कर ही रहा है, बन ही रहा है एक तरह से। तो इतनी लंबी अगर कोई स्टोरी है, उसका पहला सेकंड इतने डिटेल में डिस्कस करना जरूरी क्यों है? पहला सेकंड, क्योंकि पहला सेकंड ही वही है जहां पर ये चेस बोर्ड जो सजा है उसके रूल्स डिसाइड किए गए थे ना यार, कि यार अब हमारे पास ऐसी 4 फंडामेंटल फोर्सेस रहने वाली है। ये चारों अब अलग अलग हो गई हैं। ये चारों एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगी और करेंगी कि नहीं करेंगी, ये भी बात अलग है। और कैसे कैसे फोर्सेस, कैसे कैसे पार्टिकल को मूव कराएंगे, मासेस को मूव कराएंगे, सारे का सारा सेट जो होना था यूनिवर्स ने अपने पहले सेकंड में कर दिया। ये सारे रूल्स हैं, इस रूल पे ही आगे चल के यूनिवर्स बनेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मल्टीवर्सेस की थ्योरी देखा जाए और मैनी पॉसिबिलिटीज की थ्योरी देखा जाए, और शायद हम एक ऐसा यूनिवर्स है जो अभी सस्टेन कर पा रहा है, तो शायद बहुत से यूनिवर्सेस अगर बने होंगे तो वहां पर जो पहले सेकंड में रूल डिसाइड हुए थे, जो बने थे, वो ऐसे नहीं थे कि इवेंचुअली यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आ जाए। रूल्स सेट करना बहुत जरूरी है। सारे फंडामेंटल कांस्टेंट के बीच का रेशियो सेट करना बहुत जरूरी है। सेट करना ये जरूरी है कि ग्रेविटी का, कैपिटल जी का कांस्टेंट क्या होने वाला है। सेट करना ये जरूरी है कि सारे के सारे रेशियोज जो है कांस्टेंट के कैसे सटीक रहेंगे कि दुनिया एग्जिस्टेंस में आ जाए, कि ये कैसा सेट करना जरूरी है कि एनर्जी और मास का रिलेशन कैसे होने वाला है। ये सेट करना बहुत जरूरी है यूनिवर्स के पास पहले सेकंड के अंदर, कि आपके पास इस यूनिवर्स के अंदर कॉज़ैलिटी की लिमिट क्या होने वाली है, जिस पे आगे चल के इंफॉर्मेशन मैक्सिमम उसी स्पीड पे ट्रेवल करने वाली है। ये सेट करना बहुत जरूरी था, इसलिए पहला सेकंड ब्रह्मांड का बहुत जरूरी है। इसलिए जब बच्चे बचपन में होते हैं उनको एक अच्छा स्कूल, अच्छी टीचिंग मिलना बहुत जरूरी है। वही आगे चल के डिसाइड करेंगे, बनाएंगे भविष्य को। ये बात थी। तो यार अब ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कैसे धीरे धीरे हमने ब्रेक डाउन किया 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -43 सेकंड पर, जिसे हम प्लैंक इक्वॉक कहते हैं। यहाँ इक्वॉक कहते हैं, मतलब कि बेसिकली समय के उस समय उससे छोटा नहीं टूट सकता अभी तक, तो इसलिए वो एक लिमिट नाम दिया गया, प्लैंक की जो हम बात करते हैं। तो वहां से हमने शुरू की, हम पहुंच गए थे 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 तक। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ाओ यार कहानी, अब आगे हो क्या रहा है? अब भैया पहला सेकंड यूनिवर्स
ऐसे यूनिवर्स ने आंख खोली है और देख रहा है कि मेरे हर तरफ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिनोज हैं। न्यूट्रिनो का क्लाउड है, हमारे पास हिग्स फील्ड आ चुकी है, हमारे पास एनर्जी बहुत सारी है। हिग्स फील्ड से एनर्जी इंटरेक्ट करके फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड्स इंटरेक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन फॉर्म में आ रहे हैं, क्वार्क्स फॉर्म में आ रहे हैं, प्रोटॉन्स फॉर्म में आ रहे हैं, न्यूट्रिनो जो है वो भी एग्जिस्टेंस में, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक सेकंड में एक मान लीजिए बहुत थिक क्लाउड है। न्यूट्रिनो से भरा हुआ, प्रोटॉन से भरा हुआ, न्यूट्रॉन से भरा हुआ, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, इन सारे पार्टिकल से भरा हुआ एक बहुत ही ज्यादा थिक क्लाउड है विद टेम्परेचर ऑफ 10⁻10 केल्विन। इतना हॉट है ये। 10⁻10 ब्रदर, बाप रे। Yes. भाई तो ये इतने, ये जो पार्टिकल्स है ये बन कैसे रहे हैं? मतलब ये इतनी सारी एनर्जी अगर ये पार्टिकल्स ले रहे हैं तो फिर हमने देखा भी है कि जब भी हम किसी पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं तो फिर वो ब्रेक डाउन होता है और साथ ही साथ मैटर भी बनता है, एंटी मैटर भी बनता है। करेक्ट ना? नहीं, वो चीज मैं बता दो तुम। अभी जो आया था, अभी कोई भी एटम फॉर्म में नहीं आया है। आइटम तो बहुत ही दिनों बाद फॉर्म में आने वाले, बहुत समय बाद फॉर्म में आने वाले। अभी एलिमेंट्री पार्टिकल फॉर्म में आए हैं। मतलब एलिमेंट्री का मतलब क्या है कि एनर्जी ने अपने सबसे छोटा रूप ले लिया है मास का। राइट। वो फॉर्म में आ चुका है पहले सेकंड के अंदर। हमने आज पूरी की पूरी काइंड ऑफ फोन के अंदर टेबल रखी हुई है, कौन सी सेकंड में क्या क्या हो रहा था। तो 1 से लेकर 10 सेकंड में अब आता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनहाइलेशन। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। बनते भी हैं, बिगड़ते भी है, जिंदगी भी ऐसी है। देखा जाए तो क्या हुआ, जब एनर्जी थी, एनर्जी बदल सकती है मैटर के अंदर, मतलब मास के अंदर बदल सकती है, तो हर फॉर्म का ऑप्शन उसके पास है। इलेक्ट्रॉन भी बनेगा तो एंटी इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं ना। हाँ, ये भी बनेगा, एंटी मैटर भी बनेगा, सब चीज बनेगा। मगर और बहुत ज्यादा बड़ा मगर है ये। 10 सेकंड के अंदर पहले बात तो क्या नाम है, यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा है। राइट। ठीक है। इनिशियली क्या था, न्यूट्रिनोस थे। ठीक है। न्यूट्रिनो क्या है ना, हर एलिमेंट्री पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यूनिवर्स फैलने लगा तो न्यूट्रिनो, ये जो स्पेस एक्सपैंड हुआ, यूनिवर्स ठंडा होने लगा, और इस चक्कर में क्या हुआ, न्यूट्रिनो ने डीकपल कर लिया। डीकपल मतलब कर लिया, इसका मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिनो अगर मैटर से इंटरेक्ट करता रहेगा तो प्लाज्मा को बहुत देर तक गर्म रखेगा। न्यूट्रिनो डीकपलिंग होना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी था कि अगर न्यूट्रिनो डीकपल नहीं होता तो यूनिवर्स के अंदर जो मैटर था वो बहुत देर तक गर्म रहता, और अगर बहुत देर तक गर्म रहता तो क्या क्या होता वो मैं आपको आगे बता दूंगा। मगर आप ये समझिए, इस पॉइंट पे 1 से लेकर 10 सेकंड में यूनिवर्स की हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन भी फॉर्म ले रहा है एनर्जी का, पॉजिट्रॉन भी फॉर्म ले रहा है एनर्जी का। दोनों मिलते हैं, एनहाइलेशन हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर पता नहीं क्यों यूनिवर्स ने कहा कि हम नहीं बताएगा कि हम 1 बिलियन एंटी मैटर में 1 बिलियन एक मैटर क्यों रखता है। हमको नहीं बता रहा है, हमको नहीं बताना, हम ऐसी करता है। हाँ, हमारी मर्जी है। अगर आपने ये लूज टॉक का देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। बिल्कुल। द ग्रेट मोइन अख्तर और उनके साथ थे बिलाल मकसूद मेरे ख्याल से। हाँ, अरे बेहतरीन, वो क्या सटायर मारते थे। एनीवेज, तो वो जो एक बच गया, बिलियनों में से एक जो बच गया, बूंद बूंद कर से फिर घड़ा बन गया, और मैटर पता नहीं क्यों ज्यादा प्रिफर कर लिया गया यूनिवर्स के थ्रू, और मैटर एग्जिस्टेंस में आया। मैटर एग्जिस्टेंस में आया, और ये बात हुई है, और इसको क्या हम कहते हैं, बैरोजेनेसिस कहते हैं इस चीज को। यूनिवर्स हमें एक्सप्लेन नहीं करता। बस देखो, साइंस कभी भी हमें वाई का आंसर अल्टीमेट नहीं दे पाएगा। वाई कैसे देगा ना, क्यों ग्रेविटी है नहीं पता, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है इंटरेक्ट करती हैं नहीं पता, करती हैं तो करती हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड दिस इज द होल फैक्ट। यूनिवर्स ने एक एक्स्ट्रा मैटर दिया, और दुनिया में, ब्रह्मांड में, उस प्लाज्मा के अंदर मैटर का एग्जिस्टेंस हल्का हल्का बढ़ने लगा। देखिए, जो जिन लोगों के ऊपर वर्ड्स का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, वो इस बात को इस कदर डालें कि भाई पापा ने कहा ऐसा है तो ऐसा है, वैसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि साइंस में हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं और उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट फिर करते हैं, और फिर देखते हैं क्या दोनों मेल खा रहे हैं या नहीं। जब तक वो मेल खा रहे हैं तो हम ये क्लेम करते हैं कि आज, एज ऑफ दिस वेरी मोमेंट, व्हाट वी नो मेक्स सेंस, तो हम इसी को मानकर आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीजों पर चैलेंजेस नहीं होते हैं या इन चीजों पर फर्दर डिस्कशंस नहीं होते हैं, हो रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये
सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कई सारे सवाल हैं, कई सारे डिबेट्स आज भी जारी हैं, ये पूरी तरह से सच नहीं माना गया है अब तक। हाँ, है ना, तो ये चलता ही रहेगा और यही साइंस है और यही जीवन भी है भाई। तो आगे चलते चलते हम 10 सेकंड तक पहुंच चुके थे, जहां पे मैटर हल्का हल्का जीतने लगा। अब हम जाते हैं 10 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक, हमारे 1 मिनट तक। हमारा एक सवाल है। हाँ पूछना। हमारा एक सवाल है। हाँ, हमको पूछने का था कि अभी तुम बोला कि जब यूनिवर्स बन रहा था, हाँ, ऐसा बहुत सारा ऐसा न्यूट्रिनो था, ठीक है। तो अभी हमने कहा है कि इवेंचुअली जैसे ओल्बर बता रहे थे कि हमें दिखनी चाहिए ना लाइट हर तरफ, लेकिन हमें ये पता है कि आज एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एग्जिस्ट करता है ना। अगर हम देखेंगे, उसे स्टडी करेंगे तो ये सच में उतना पुराना है और ये वो एंशिएंट यूनिवर्स की लाइट है एक कदर से। ये न्यूट्रिनो का है भाई। बहुत खूबसूरत बात है यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैथमेटिक्स को कह देना चाहिए, साबित कर देना चाहिए लैंग्वेज ऑफ गॉड। देखो मैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग में मानता हूँ, रिलीजियस आदमी नहीं हूँ मैं हर मजहब को मैं बहुत लकी कहता हूँ अपने आप को, और मैं उन सबको बदनसीब कहता हूँ जो सेक्युलर नहीं है। खैर इस पे बहुत सारे लोग गाली लिखने वाले कमेंट में। एनीवेज, वी आर विलिंग टू टेक गाली। बात यह है कि हर मजहब की बातें सुनने में अच्छी लगती है और सारी चीजें समझने में मजा आता है। एनीवेज, बात यह है कि सुप्रीम बीइंग को मैं मानता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स को उसकी लैंग्वेज कह सकते हैं। ये नहीं मानता, कोई बात नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स यूनिवर्स की लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स ने सजेस्ट किया था, एक पाउली नाम के शायद एक मैथमेटिशियन थे, पाउली, आई गेस अंकित सही बोल रहा हूं मैं? Yes. अंकित को साइंस केमिस्ट्री बहुत अच्छी से याद रहती है। अंकित आजकल शर्मा रहे हैं। अंकित बोलते हैं कि अगर मुझे देखना है तो अंकित वंडर्स वाई में आइए। यस, तो अंकित वंडर्स वाई में जाके प्लीज अंकित को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी बातें करने वाला है। 2 दिन में वापस जाने वाला है बिहार सड़क चुराने। सॉरी। तो 2 दिन में बिहार जाने वाला है, गाँव जाने वाला है, इसलिए अभी नहीं आ रहा था। एनीवेज, तो मैथमेटिक्स से सजेस्ट करती है कि जब डिके होता है तो आइंस्टाइन की जब बातें आ गई थी, एनर्जी कन्वर्जन की बातें आ गई थी, हमें समझ में आ गया था कि हाँ चीज़ें रेडियो एक्टिव होती हैं, अपने आप टूट जाती हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला था कि यार जब बीटा डिके होता है, जब न्यूक्लियस टूटता है और एक हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकल के आता है जिसको हम बीटा डिके कहते हैं, तो जब न्यूक्लियस टूटता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलना चाहिए। राइट। न्यूक्लियस टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल ही रहा है, जिसको हम पकड़ पाते हैं बीटा डी के लिए, बीटा डी के से। मगर जब हम उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर रहे होते तो हमको दिखता था कि जो अभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जो एनर्जी है और जो बच गया न्यूक्लियस उसकी जो एनर्जी है, उसको अगर मैं सम करूं तो इनिशियल एनर्जी से थोड़ा ज्यादा है। नहीं, अच्छा, कम आ रहा है। जबकि इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल साइन स्क्वायर की इक्वेशन लगा देंगे। मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है, छोड़ देती। ठीक है, LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS। तो वो फैक्टर कहाँ रह जा रहा है, एक एनर्जी लॉस कहाँ हो रही है। तो उसने सजेस्ट किया था कोई एक पार्टिकल निकलना चाहिए, वही न्यूट्रिनो का नाम से अगर आप देखो तो बेसिकली न्यूट्रल वर्ड के अराउंड आएगा। बहुत मुश्किल से वो डिटेक्ट होता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में आज भी आपके थ्रू न्यूट्रिनोस की बारिश होते जा ही रही है, बस हम उससे बहुत मुश्किल से इंटरेक्ट करते हैं। आगे चल के शायद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बाद अराउंड 30 साल बाद उसको लैब में टेस्ट भी कर लिया गया था। तो न्यूट्रिनो इसलिए पकड़ में नहीं आते, वो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट भी है वो। मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड देखिए काफी इजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। न्यूट्रिनो बैकग्राउंड भी है डेफिनेटली। मतलब सजेस्ट एटलीस्ट मैथ्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब ये चीज सजेस्ट जरूर करती है कि हमारा जो यूनिवर्स है न्यूट्रिनो से भी भरा हुआ है। और इनकी अगर हम किसी तरह एज कर पाए ना तो ये भी बता सकते हैं कि कितना पुराना वाकई कोई यूनिवर्स है। मगर इन्हें डिटेक्ट करना एज ऑफ टुडे बहुत मुश्किल है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कंपैरेटिवली इजी है, तो हमें पता है ये एग्जिस्ट करता है, एक तरह से हमने इसे देखा है। तो अब हम 60 सेकंड के अराउंड जब चल रहे हैं, 10 से लेकर 60 सेकंड में हमको पता है कि हमारे पास क्या नाम है, एलिमेंट्री पार्टिकल बनने लगे हैं, प्रोटॉन आने लगा है, न्यूट्रॉन आने लगा है। न्यूट्रॉन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? न्यूट्रॉन की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि यार वो अगर उसको आइसोलेट कर दो, अकेला कर दो, तो वो बच्चे पैदा कर देता है। वो प्रोटॉन में टूट जाता है विद अलग न्यूट्रिनो ये सब निकाल के। तो न्यूट्रॉन्स जो है ना वो टूटने लगे थे, न्यूट्रॉन्स टूटा था। लेकिन अभी ये है बात ये हो रही है कि हमारे पास यूनिवर्स में अभी भी न्यूट्रॉन्स भी थे, प्रोटॉन भी थे, मगर मिल नहीं रहे थे ड्यूटेरियम बनाने के लिए। क्यों नहीं? और एक और साइंटिफिक फैक्ट ये है कि अगर आप न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को पास रखेंगे तो मिलके ड्यूटेरियम बन जाएंगे, जो कि बाय द वे आगे चल के हीलियम बन सकता है, लेकिन अभी नहीं बन पा रहा था। रीजन बीइंग, बन तो रहा था, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन के पास आ रहा था, चिपक रहा था, ड्यूटेरियम बन रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा टेम्परेचर था, इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि बार बार उसको तोड़ के वापस से उसको अलग कर दे रहा था। तो ये दिक्कत हो रही थी, ये 10 से लेकर 60 सेकंड में हो रहा था हमेशा।
ठीक है ना? ड्यूटेरियम कैन नॉट येट सर्वाइव, यस, इसलिए हम अभी ड्यूटेरियम बन नहीं पा रहा था, बनता था टूट जाता था। और यही सबसे बड़ी बात आती है जो मैंने आपको वीडियो में बोला था कि न्यूट्रिनो डीकपलिंग कितना जरूरी है। इनिशियली 1 सेकंड के बाद अगर डीकपल नहीं करता न्यूट्रिनो तो इन्वायरमेंट में सस्टेन कर जाता न्यूट्रिनो और प्लाज्मा बहुत देर तक गर्म रहता, तो न्यूट्रॉन्स जो थे यूनिवर्स में जो आइसोलेशन में टूटते रहते प्रोटॉन्स में, वो देर तक टूटते रहते। हमारे पास शायद कुछ भी नहीं बन पाता। हमारे पास ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन्स इवेंचुअली बहुत कम हो जाते, तो नंबर ऑफ हीलियम जो बाद में बन रहा था वो और कम हो जाता। आज यूनिवर्स की शक्ल कुछ और हो जाती, जस्ट बिकॉज न्यूट्रिनो ने पहले सेकंड में अपने आप को डीकपल करने से मना कर दिया था। इतना जरूरी था पल पल जो है चीजें यूनिवर्स में घटना, ये हो रहा था। ठीक तो है? मतलब जो बात तुम कहते हो कई सारे वीडियोस में कि भाई जरा सा इधर उधर होता, चूचा होती इधर लेफ्ट राइट अब्बा चले जाते बातों में इधर उधर, तो फिर पता नहीं हारमोनियम ही बजते रहता। यूनिवर्स पहले सेकंड में जो था, यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻10 केल्विन था, यानी कि 10 बिलियन था। और 1 मिनट पे आके यूनिवर्स का टेम्परेचर 10 गुना कम हो गया था, 1 बिलियन हो गया था। इतना फास्ट ठंडा हो रहा था यूनिवर्स। और जैसे यूनिवर्स इतना ठंडा हुआ, तब न्यूट्रॉन्स ने कहा कि अब भैया मिल जाते हैं और बनाते हैं ड्यूटेरियम, कुछ करते हैं यार। हाँ, अब मिल यार यूट्यूब वीडियो करते हैं। और तब उसको बोटलनेक ओपनिंग कहते हैं ड्यूटेरियम बनने की। तब ड्यूटेरियम बनने लगे। और ड्यूटेरियम बनने लगने के बाद, अब मैंने आपको बोला 60 सेकंड से पहले वो टूट रहे थे बार बार जब उन पे फोटॉन्स पड़ रहे थे, अब इतना ठंडा हो गया है, इतना बढ़ गया है कि अब एनर्जी इतनी नहीं है कि वो टूटे। तो ड्यूटेरियम सस्टेन करने लगे, स्टेबल होने लगे, और स्टेबल होने लगे तो ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम मिलके हीलियम की तरफ जाने लगा, और हीलियम बनने लगे यूनिवर्स में, हीलियम बनने लगा। और ये सब चीजें साइंटिस्टों ने जब एक मैथमेटिक्स फॉर्मूलेशन सजेस्ट किया था कि अराउंड अगर ऐसा हुआ होगा तो 75% हाइड्रोजन होना चाहिए था, और 25% के अराउंड क्या नाम है ये हमारे पास हीलियम होना चाहिए था, और बाकी थोड़े बहुत लिथियम और बेरिलियम होना चाहिए था। जब सजेस्ट किया गया था ये, और यूनिवर्स के हम बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यही निकल के आता है। और यही सबसे बड़ा एक काइंड ऑफ प्रूफ कह सकते हैं कि बिग बैंग हुआ था। मैथमेटिक्स, अगर यूनिवर्स ने अपने 1 मिनट के अंदर ये सब कदम उठाए थे तो उसके पास ये सब होने चाहिए थे। 75% के अराउंड हाइड्रोजन, फिर इतना % हीलियम, ये सब ये साइंटिस्टों ने सजेस्ट किया, देखा आसमान सितारों के परे, और वही मिला। इसका मतलब बिग बैंग होना चाहिए था, ऐसा कहते हैं इस वजह से। इनफैक्ट ज्यादातर स्टार्स में जो उनके हम कोर पे देखते हैं तो आपको हाइड्रोजन ही हमें मिलता है ना, हाइड्रोजन से बनते हैं, है ना, ज्यादातर स्टार्स। और साथ ही साथ क्या है कि जब आप इनको स्पेक्ट्रोमेट्री आप करते हैं तो ये ब्लू लाइट एमिट करते हैं, इसलिए जो ये रेड शिफ्ट हमें दिख रहा था ना, हम बता पा रहे थे कि ये एक्चुअली स्टार्स हो सकते हैं। जब हम पहले देख रहे थे ये लॉजिक हम लगा रहे थे उस चीज पर। और जो ये मैंने आपको रेशियोज बताया और ये प्रोसेस बताया, इसको न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। अगर हम बात करें साइंटिफिक टर्म में, और ये बातें हो गई थी। अब यूनिवर्स थोड़ा बहुत विशाल हो गया था, बहुत ठंडा हो गया था कहने के लिए, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं था, और यूनिवर्स फैल रहा था। अब जो है ना, आप समझिए, न्यूक्लियस को मिलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगता है। ज्यादा टेम्परेचर लगता और ज्यादा एनर्जी होती तो ड्यूटेरियम बन नहीं पा रहे थे। कम हो जाएगा तो अब हैवी न्यूक्लियस नहीं बनेंगे। तो इवेंचुअली यूनिवर्स फैल रहा था, और ब्रह्मांड में फैल चुके थे सिर्फ और सिर्फ हीलियम, हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और अब जाके न्यूक्लियर फ्यूजन रुकने लगा था, और रुक चुका था। 5 से लेकर 20 मिनट के अंदर आते आते ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप हो गया, जस्ट बिकॉज यूनिवर्स बहुत फैल गया था और कंपैरेटिवली ठंडा हो गया था। डेंसिटी जब बहुत कम हो जाएगी, आप भी देखिए स्टार में बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, हाइड्रोजन को पास रख के मारता रहता है वो, जिस चक्कर में फ्यूजन कंटिन्यूअस है। और उस समय कोई स्टार नहीं था, कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट कोई भी अभी एटम नहीं बना था। समझ के देखना, डेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी लेकिन एनर्जी बहुत थी। इलेक्ट्रॉन बोल रहा था न्यूक्लियस के पास जाके, मैं तेरे पास नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक यू, यस, स्प्रे मार के आओ। हाँ, और अभी भी सारे चीजें इलेक्ट्रॉन जो है मोस्टली फ्रीली घूम रहे थे और एक स्टेबल एटम नहीं बना पा रहे थे। यूनिवर्स 20 मिनट पे जाकर बस एक बहुत विशाल काइंड ऑफ प्लाज्मा स्टेट में आ गया था, जिसके अंदर कुछ हैवी, मतलब कुछ न्यूक्लियस आ चुके थे, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब हो चुका था। एक बहुत बड़ा यूनिवर्स के साइज का सूप समझ लीजिए, जहां पर से कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल।
तो क्या होता है भाई, ऐसा क्या फिर चेंजेस हुए कि अब जाकर इवेंचुअली हम तो देख रहे हैं, देखो हम कहानी में यहाँ तक पहुंचे कि भाई बहुत बड़ा एक सूप बन गया है ना, मगर आज तो हमें पता है कि स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कुछ तो हुआ है जो आगे चलकर इस कदर के ऑब्जेक्ट्स भी बने। सो क्या बदलता है अभी इस क्षण में, ऐसा क्या होने लगता है कि कहानी फिर आगे बढ़ते चलती रह जाती है और यहाँ नहीं रुकती? अब देखो बात सारी ये हो चुकी थी, पहले सेकंड में डिसाइड हो गया था कि फोर्सेस कैसे बिहेव करेंगे। अराउंड क्या नाम है 1 मिनट तक आते आते हमें समझ में आ गया था कि अब यूनिवर्स जो है ना वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स में है और इसके पास इतने सारे एटम्स हैं, ये फैल रहा है। अब हमने वहां पे सेट कर दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रूल सेट पहले सेकंड में हो गया था। ग्रेविटी आ चुकी थी। अब खेल होता है सारा बने हुए हाइड्रोजन हीलियम को पास लाके इकट्ठा करके स्टार्स बनाने का। तुम क्या एक और फंडामेंटल फोर्स की बात कर रहे हो क्या यार? ग्रेविटी। ऑलराइट, ग्रेविटी भूल गए थे क्या? ग्रेविटी ने बाद में रोल निभाया और उससे स्टार की फॉर्मेशन होने लगे। जब स्टार्स बनने लगे तो उनके कोर में पैदा होने लगा सारे के सारे हैवी एलिमेंट। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अगर किसी भी स्टार के अंदर एक सर्टेन अमाउंट का, वैसे शायद 1.4 टाइम्स ऑफ उसका मास होगा, मैं डेटा इतना सही नहीं है वाला, उतना सॉरी 1.4 टाइम्स, तो वो तो चंद्रशेखर लिमिट रील बनाई है उसके ऊपर। एक सर्टेन मास से ज्यादा आयरन बन जाता है तो स्टार फट जाता है। अब फटता है, इतनी एनर्जी देता है उन हैवी एलिमेंट को, आयरन के सो कॉल्ड न्यूक्लियस को, कि अब वो दोबारा मिले और हैवी एलिमेंट बनाए। तो बाद में जो सारे हैवी एलिमेंट बने वो भैया बहुत दिनों बाद, सालों बाद बने, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बना। पहले 1 घंटे के अंदर यूनिवर्स ने अपने सारे के सारे सेट रूल्स रख दिए और तुम्हारे पास सारे प्यादे राजा दे दिए कि अब ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ऐसा प्लाज्मा में है, न्यूट्रिनो को हमने डीकपल कर दिया। तुम्हारे पास ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस के रेशियोज इस रेशियो में आ चुके हैं, फंडामेंटल कांस्टेंट इस रेशियोज में हैं। अब इनको मिला के तुम अपना यूनिवर्स अपने हिसाब से बना दो। यस, ये हो चुका था 1 मिनट के अंदर। और अभी भी जो है पहला सितारा नहीं बना था। 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना यूनिवर्स तो है, लेकिन पहला सितारा अराउंड शायद 12.9 बिलियन ईयर्स की लाइट हमने देखी। क्या कुछ तो नाम है उसका। तो पहला स्टार जो हमने डिटेक्ट किया था उसका नाम है एरनडाल। तो एरनडाल जो है, आउच, क्रैम्प आ गया भाई। कोई बात नहीं, क्रैम्प हो, धूप हो, बारिश हो, मैं वीडियो करते रहूंगा। तो पहला जो हमने स्टार डिटेक्ट किया है वो लिनियरली अगर समझा जाए तो अराउंड 250 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग बना है, तब बना। इतना अभी हम 1 घंटे में यूनिवर्स ने क्या क्या किया था, ये इस रूल सेट किए थे भाई। इस इन 2 वीडियोस की, 3 वीडियोस की बेसिकली ये सार था कि कैसे सब कुछ सेट हुआ था। इसलिए बनाया गया था वीडियो कि 1 घंटे में सारे के सारे हमने पासे और ये सब सेट करके यूनिवर्स को दिए थे। अब शायद नेचर का जो सुप्रीम बीइंग होगा उसने छोड़ दिया होगा यूनिवर्स को अनाथ कि अब तेरे पास सारे रूल्स हमने दे दिए, तुझको पढ़ा लिखा दिया, बीटेक करा दी, अब कमा बेटा। आई गेस ये यस। बीटेक के बाद तो इंडिया में सोचते लोग क्या करना है भाई। यस, है कि नहीं। और देखो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमने ग्रेविटी का इफेक्ट या ग्रेविटी इंट्रोड्यूस हमारी स्टोरी में काफी लेट की, ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसा नहीं है, ग्रेविटी हर समय थ्रूआउट एंटायर बिग बैंग की स्टोरी है, शुरुआत से अंत तक आज तक एग्जिस्ट कर रही है। है ना। मगर यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना साइंटिस्टों के पास कि यार जब फॉर्मेशन हुआ, मैं जब पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे 10⁻⁻43 सेकंड पर। और यही साइंटिस्टों के पास सबसे बड़ा सवाल है कि ये दोनों अलग अलग पजल एक साथ सरवाइव कैसे कर रहे हैं। क्या ये कभी एक साथ जुड़े हुए थे? क्योंकि हमें पता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में 3 जो अलग फंडामेंटल फोर्सेस है, वीक, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये मिल जाते हैं और एक बन जाते हैं, मगर फिर भी ग्रेविटी नहीं मिलती। और अब तक का सबसे बड़ा सवाल शायद यूनिवर्स के पास और हमारे पास भी यही है कि ग्रेविटी है क्या और क्यों पैदा होती है और काम कैसे करती है। स्टिल हम जी जाते हैं इस दुनिया में और 70-80 साल में दुनिया को छोड़ देते हैं। मैं तो शायद 5-10 साल में छोड़ना चाह रहा हूँ और इसके बाद तो एनीवेज ऐसे शुभ बोलो भाई, क्या है यार। एनीवेज तो ये लाइफ की तरह ये बहुत मिस्टीरियस सी लगती है चीजें, और बस वहां पर एक साथ फिर भी जीना पड़ता है, एग्जिस्टेंस में थी। और यही इन 3 वीडियो की सीरीज का मेरे हिसाब से सार आपको बताना था। यही है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो, और कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट में बिल्कुल नहीं डाल सकते, ठीक है।
बिकॉज वीडियोस और बनानी है, कमेंट का कौन रिप्लाई करेगा? हम नहीं करेगा। हम नहीं, क्यों नहीं करेगा? हमारी मर्जी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। छोटी बनी है शायद या बड़ी बनी है मुझे नहीं पता, मगर मिलते हैं अगले शो में, लाइव शो में। इंडिया टूर का अनाउंसमेंट जल्दी होगा। अब शो का नाम है फिल्मी माँ। मजा बहुत आएगा देखने में। धन्यवाद। जय।